नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। अपना चैप्टर था अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। एक क्वेश्चन पेंडिंग था, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। देखना था, लिखा है कि एक फलन दिया है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तब m, n का आपको मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वैसे तो कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही है, लेकिन थोड़ा अलग दिया है कि वैल्यू फाइंड करनी दिया है। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो m और n का मान ज्ञात करो। अगर ये वाला फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो आप बोलोगे कि x बराबर 1 पर भी क्या होगा? अवकलनीय होगा। और अवकलनीयता के लिए मैंने एक नोट लिखाया था। यहाँ पर करना क्या है? m और n का मान दो अज्ञात राशियाँ हैं, और दो अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, दो समीकरण चाहिए। और दो समीकरण ज्ञात करने के लिए एक तो समीकरण मान लो कि अगर अवकलनीय दिया है तो आप बोलोगे कि x बराबर 1 पर भी अवकलनीय होगा। अगर x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो आप बोलोगे x बराबर 1 के लिए बायां अवकलज और दायां अवकलज है उनको बराबर कर देंगे। m और n में कितनी कंडीशन आएगी? एक कंडीशन आएगी। कब आएगी एक कंडीशन? है जब x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को आप बराबर करोगे। लेकिन दो अज्ञात राशियां हैं तो आपको कंडीशन कितनी चाहिए? समीकरण कितनी चाहिए आपको? दो समीकरण। तो इसके लिए दूसरी समीकरण बनेगी क्या कि एक नोट लिखाया था कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है? सतत। अगर ये वाला फलन 1 पर अवकलनीय है तो ये वाला फलन x बराबर 1 पर क्या होगा? सतत भी होगा। अगर सतत है तो x बराबर 1 के लिए बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर 1 पर फलन का मान होगा। ये होगी आपकी कंडीशन नंबर 2। m और n में एक कंडीशन, दो कंडीशन, और दो कंडीशन है तो आप हल करके m और n का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैं शुरुआत में ये वाली कंडीशन लेकर चल रहा हूँ। ये वाली जो कंडीशन आपको दी है ये कंडीशन लेकर चल रहा हूँ। लिख रहा हूँ मैं क्या कि चूंकि fx प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अगर प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय फलन है तो आप क्या बोलोगे कि अतः fx x बराबर, ये जो बाउंड्री पॉइंट दिया है ये लेकर चल रहा हूँ, x बराबर 1 पर भी अवकलनीय होगा। अगर प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो 1 पर भी अवकलनीय होगा। लिखोगे कि चूंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, अतः fx x बराबर 1 पर क्या होगा? सतत भी होगा। क्यों लेकर चल रहा हूँ? क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल अज्ञात राशियाँ हैं। दो अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, तो एक अन्य कंडीशन लाने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? अवकलनीय फलन सतत होता है तो fx 1 पर क्या होगा? सतत भी होगा। और सततता की कंडीशन क्या होती है? तो आप बोलोगे अतः जो x बराबर 0 पर जो बाईं सीमा है वो बराबर होगी किसके? दाईं सीमा के, और बराबर होगा किसके? x बराबर 0 पर फलन के मान के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं कंडीशन ज्ञात करना चाहता हूँ, कंडीशन ज्ञात कर रहा हूँ। तो इसके लिए देखो बाईं सीमा का सूत्र क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 पर बाईं सीमा, 1 पर चेक कर रहे हो तो किस पर? 1 पर फलन का मान। 1 पर बाईं सीमा क्या आएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 पर दाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और 1 पर फलन का मान क्या होगा? f ऑफ 1। ये कंडीशन लिख दी मैंने। यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 पर बाईं सीमा यानी कि 1 माइनस h पर फंक्शन का मान 1 से छोटा है तो फंक्शन का मान दिया x स्क्वेयर यानी कि 1 माइनस h का होल स्क्वेयर।
फिर प्लस 3x, तो यहाँ पर लिख दिया 3x, और x के स्थान पर क्या लिखोगे 1 माइनस एच, फिर क्या है प्लस m, तो यहाँ पर लिख दिया m। ये तो आपने लिख दिया बाईं सीमा। फिर क्या लिखोगे दाईं सीमा, वो क्या होगी लिमिट h टेंड्स टू 0। दाईं सीमा का सूत्र क्या है, दाईं सीमा यानी कि 1 प्लस एच पर मान, और 1 प्लस एच 1 से बड़ा है तो कौन सी परिभाषा नीचे वाले, और नीचे वाली परिभाषा है nx, तो n गुणा 1 प्लस एच प्लस 2 लिख दिया, दाईं सीमा लिख दी। और ये वाला मान बराबर है किसके, फलन के मान के। 1 पर फलन का मान ऊपर वाली परिभाषा, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा एक्स यानी कि 3 गुणा 1 प्लस क्या बोलोगे m। ठीक है, x बराबर 1 के लिए जो बाईं सीमा है वो दाईं के बराबर होगी, दाईं सीमा किसके, फलन के मान के बराबर होगी। तो मैं यहाँ से केवल ये लिख रहा हूँ कि अगर x बराबर 1 पर सतत है, अगर x बराबर 1 पर फलन सतत है, तो जो x बराबर 1 पर दाईं सीमा है वो किसके बराबर होगा, x बराबर 1 पर फलन के मान के बराबर होगा। आप इन दोनों को भी बराबर कर सकते हो, mn में कंडीशन आएगी, इन दोनों को बराबर कर सकते हो, इसको इसके बराबर कर सकते हो, कंडीशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं दाईं सीमा को फलन के मान के बराबर कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको एक कंडीशन मिलेगी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या लिखा है n, तो यहाँ पर लिख दिया n, फिर क्या है प्लस NH, प्लस NH, फिर क्या लिखा है प्लस 2 बराबर फलन का मान 3 और 1 4, तो 4 प्लस m लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लिमिट है, इस लिमिट को यहाँ पर रख रहा हूँ, तो h के स्थान पर क्या आएगा 0 आएगा, और h के स्थान पर 0 आएगा, लिमिट रख दी, यहाँ पर h के पद नहीं है, तो यहाँ पर केवल क्या आएगा n प्लस 2, तो वैल्यू आ गई n प्लस 2 बराबर 4 प्लस m लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो m है इसको लेफ्ट साइड में लिख कर आ रहा हूँ, तो क्या बन रहा है n माइनस m है, और 2 को राइट साइड में, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। n और m में एक इक्वेशन आ गई। क्या किया आपने, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, तो एक पर भी क्या होगा अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल होगा, और अवकलनीय फलन क्या होता है सतत, तो एक पर सतत भी होगा, तो बाईं सीमा दाईं सीमा और मान क्या होगा बराबर। आप क्या कर रहे हो, केवल दाईं सीमा को फलन के मान के बराबर कर रहे हो, तो वहां से एक कंडीशन आई है किसमें n और m में, यानी कि n और m में आपके पास एक इक्वेशन आई है। अब क्या चाहिए, n और m में एक और इक्वेशन चाहिए। उस इक्वेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, अवकलनीयता वाली कंडीशन लिखकर चल रहे हो। लिखोगे कि चूंकि fx x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अगर अवकलनीय है तो आप क्या लिखोगे, अतः x बराबर 1 पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, और बराबर होगा तो आपने बराबर किया है, यहाँ पर सूत्र लिख रहे हो, क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 पर, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन प्लस एच होता है। अभी आपने सूत्र लिखा है, अब सूत्र में आप वैल्यू पुट करोगे। अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, 1 माइनस एच एक से छोटा ऊपर वाली परिभाषा क्या आएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस एच प्लस एम लिख दिया। माइनस f1 1 के बराबर तो भी ऊपर वाली परिभाषा, तो माइनस 1 का स्क्वायर 3 गुणा 1 यानी कि क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 प्लस m लिखा। फिर नीचे क्या दिया है माइनस एच, नीचे दिया है आपको क्या माइनस, ये क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है किसके राइट हैंड डेरिवेटिव के, क्यों क्योंकि अवकलनीय है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लिख दिया 1 प्लस एच पर वैल्यू 1 प्लस एच नीचे वाली परिभाषा, तो क्या आएगी n गुणा 1 प्लस एच, फिर प्लस में क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर लिखा प्लस 2
तो nx प्लस 2 फिर -1 पर फंक्शन की वैल्यू, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 3 और 1 4, 4 प्लस m, तो यहाँ पर लिखा है 4 प्लस m, और पूरे के नीचे क्या दिया है, h दिया है। इसको थोड़ा सा हल करना है, बस इसको अपन थोड़ा सा हल कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, कैलकुलेशन है क्या, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर लिखा, फिर क्या है प्लस का 3, फिर माइनस का 3h, फिर प्लस m, फिर माइनस क्या दिया है 4 प्लस m, 4 प्लस m, और नीचे क्या लिखा है -h, फिर बराबर में राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें लिखा है क्या n प्लस nh, तो n प्लस nh, फिर क्या लिखा है +2, तो +2 लिख दिया मैंने, फिर क्या लिखा है -4 प्लस m, 4 प्लस m अपॉन में क्या लिखा है h लिखा है। अब देखो थोड़ा सा हल करना है, हल कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन रहा है 3 और 1 4, 3 और 1 4, प्लस का 4 माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बन रहा है प्लस का h स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एक बार प्लस का h स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का 3h माइनस का 2h, यानी कि माइनस का 5h, माइनस का 2h माइनस का 3h माइनस का 5h, फिर क्या बन रहा है प्लस का m, प्लस का m माइनस का m कैंसिल हो गया, तो ये वाला प्रत्येक पद आपने यहाँ तक लिख दिया, और अपोन में क्या लिखा है -h लिखा, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लिख रहे हो लिमिट h टेंड्स टू 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है n प्लस nh, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ nh को, तो यहाँ पर लिख दिया nh, फिर क्या लिखा है 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 यानी कि माइनस का 2, फिर क्या है n और माइनस का m, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस n माइनस m, अपोन में क्या लिखा है h लिखा है, अपोन में क्या लिखा है h लिखा है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 2, ये जो इक्वेशन है इसका मैं एक बार नाम लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 2, या फिर इसको थोड़ा सा हल कर रहा हूँ, एक स्टेप और हल कर रहा हूँ। अगर अपन इसको एक स्टेप और हल करते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ पर h कॉमन आएगा, और h कॉमन आएगा, h से h कैंसिल होगा, और h से h कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कैंसिल, बाहर चिन्ह माइनस का, यहाँ पर आएगा h माइनस 5, फिर बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर h से h कैंसिल, h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, या फिर इसको सेम लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने nh माइनस 2 प्लस n माइनस m अपॉन h, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में क्या है, या तो h, इस इक्वेशन में क्या है, या तो h या फिर क्या है n और m, या तो h है या फिर n और m, और n और m में एक इक्वेशन और थी, n और m में एक इक्वेशन और थी, उसमें क्या लिखा था कि n माइनस m का मान कितना है +2 है, n माइनस m का मान कितना है +2 है, तो वहां से अपन क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं क्या कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से जो n माइनस m था उसका मान कितना है 2, ये वाला मान यहाँ पर रख रहे हो और वैल्यू रख रहे हो, साथ में यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिमिट पुट कर रहा हो, तो h के स्थान पर 0 रखोगे तो माइनस और माइनस क्या आएगा +5, इधर क्या बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, एक बार लिमिट यहीं पर रख रहा हो, क्या आ रहा है यहाँ पर nh सेम लिख दिया, फिर माइनस का 2 लिख दिया, प्लस ये जो n माइनस m है इसकी वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 2 है, तो 2 वैल्यू रख दी, फिर नीचे क्या है h है, -2 से +2 कैंसिल हो गया, और -2 से +2 कैंसिल है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका सॉल्यूशन आएगा क्या कि 5 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0,
यहाँ पर h से h कैंसिल होगा, क्या बन रहा है यहाँ पर ओनली n आ रहा है, n में h का पद नहीं है तो लिमिट का कोई भी रोल नहीं है, तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आएगा n बराबर 5, n बराबर 5। अगर n की वैल्यू आ गई तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में n की वैल्यू रखोगे, m की वैल्यू प्राप्त होगी, तो आप लास्ट में लिखोगे अतः समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से n की वैल्यू 5 लिख रहे हो, वो थी n माइनस m बराबर +2, तो m की वैल्यू राइट साइड में 2 लेफ्ट साइड में, तो m बराबर कितना आएगा 3 आएगा। तो n का मान तो 5 और m का मान कितना है 3 है। तो एक्सरसाइज 6.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 वो कंप्लीट हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था कि एक फंक्शन दिया है आपको, यदि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो n और m का मान ज्ञात करो। अज्ञात राशियां 2 है और 2 राशियों का मान ज्ञात करने के लिए आपको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले आप लिख रहे हो कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो एक पर भी अवकलनीय होगा, और प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है सतत होता है, तो एक पर क्या होगा सतत, एक पर बाईं सीमा और फलन का मान बराबर होगा, सूत्र लिख दिया। फिर दाईं सीमा को फलन के मान के बराबर किया, एक इक्वेशन आई कौन सी n माइनस m बराबर 2, n और m में एक रिलेशन आ गया। फिर क्या लिखोगे, एक पर अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, थोड़ा सा हल कर रहे हो, उसमें एक स्टेप आएगी n माइनस m वाला पद, उसके स्थान पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू 2 रखोगे, जोड़ बाकी करोगे, हल करोगे, तो लास्ट में आपके पास आंसर आएगा n का मान 5 और n का मान फिर से रखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो m का मान कितना आएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 था उसका सॉल्यूशन आ गया n बराबर 5 और m बराबर 3, n बराबर 5 और m बराबर 3। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 6 में लास्ट का एक पार्ट है विविध पर्सनमाला, विविध पर्सनमाला, वो देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी एक्सरसाइज है कौन सी विविध, अपनी एक्सरसाइज है कौन सी विविध एक्सरसाइज, विविध पर्सनमाला 6, विविध पर्सनमाला 6। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन देखते हैं, उसमें क्या लिखा है देखो, एक फंक्शन f(x) दिया, यदि x बराबर 3 पर f(x) सतत है तब f(3) 3 पर फलन का मान ज्ञात करो। क्या लिखोगे कि चूंकि f(x) x बराबर 3 पर क्या दिया है सतत, x बराबर 3 पर क्या दिया है आपको सतत। अगर 3 पर सतत है तो आप सततता के लिए जानते हो, क्या जानते हो कि अगर 3 पर सतत है तो 3 पर बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर होगी और दोनों का मान बराबर होगा किसके, फलन के मान के। तो आप बोलोगे क्या कि अतः लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3) पर जो बाईं सीमा है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3) प्लस h दाईं सीमा के बराबर, और ये दोनों बराबर होंगे किसके, फलन के मान के। या तो इसको लास्ट वाले के बराबर कर दो तो आपके पास मान आएगा f(3), या फिर इसको इसके बराबर कर दो तो आपके पास मान आएगा किसके, किसका मान आएगा f(3) का। तो आप लिख रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, या तो इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ या फिर इसको और लास्ट को। तो क्या बोलोगे कि 3 पर फलन का मान है वो दाईं सीमा के निश्चित रूप से बराबर होगा, या बाईं सीमा कर दो एक के बाद, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3) प्लस h लिखा है। तो क्या आएगा f(3) आपको ज्ञात करना है, f(3) आपको ज्ञात करना है, ये लिखा है f(3) का मान क्या होगा, तो f(3) का मान 3 पर दाईं सीमा के बराबर होगा, तो दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दाईं सीमा का अर्थ है 3 से थोड़ा सा आगे मान, और 3 से थोड़ा सा आगे मान चाहिए तो ये फंक्शन की परिभाषा x के स्थान पर x के स्थान पर 3 प्लस h, तो यहाँ पर लिखा 3 प्लस h का स्क्वायर, फिर -9 बट्टा 3 प्लस h, और माइनस क्या लिखा है 3 लिखा है। बस थोड़ा सा हल करना है। अगर लिमिट का क्वेश्चन है डायरेक्ट h के स्थान पर 0 रखोगे तो 9 माइनस 9 3 माइनस 3 0 बटा 0 रूप, और 0 बटा 0 रूप अगर अनिर्धारीय रूप आता है
तो सीमा को थोड़ा सा हल करते हैं। सीमा का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिमिट रखते हो तो अनिर्धारीय रूप प्राप्त होता है, और उसको हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। तो हल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको हल कर रहे हो, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। तो क्या आएगा यहाँ पर ए स्क्वेयर, तो 9 प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो 6h माइनस 9 बट्टा 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा h, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया तो यहाँ पर आएगा h प्लस 6 और नीचे क्या है h से h कैंसिल। अब क्या करोगे, लिमिट रखोगे, h के स्थान पर क्या आएगा 0 आएगा, और h के स्थान पर 0, तो मान आ गया कितना 6, किसका मान है f(3) का। सही है, इजी सा क्वेश्चन है। 3 पर फलन का मान चाहिए, अगर सतत है तो वो फलन का मान 3 पर जो राइट हैंड लिमिट है दाईं सीमा है उसके बराबर होगा, या फिर बाईं सीमा के बराबर भी आप कर सकते हो। तो फलन का मान आपका कितना होगा, 6 होगा। फलन का मान क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 0 पर सतत है तो m का मान ज्ञात करो। 0 पर सतत है तो m का मान ज्ञात करो। m क्या है, x बराबर 0 पर फलन का मान है। m क्या है, x बराबर 0 पर फलन का मान है, वो फलन का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम है। क्या लिखोगे कि चूंकि f(x) x बराबर 0 पर सतत है, अगर सतत है तो आप लिख सकते हो कि 0 पर जो फलन का मान होगा वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा। बात तो एक ही है, तीनों बराबर होते हैं, ये लिख सकते हो। तो f(0) का जो मान है वो मान कितना है, f(0) का मान आपके क्वेश्चन में दिया है, f(0) का मान क्या दिया है, m है। तो यहाँ पर लिख सकते हो m बराबर राइट हैंड लिमिट, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) पर, तो 0 प्लस h। इस फंक्शन के अंदर जो x है उसका मान 0 के बराबर नहीं है, तो ऊपर वाली परिभाषा तो क्या आएगा, साइन ऑफ 3x के स्थान पर 0 प्लस h। ठीक है, अपोन में क्या लिखा है, x क्या है 0 प्लस h। बस एक स्टेप और है, क्या करोगे, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, m बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, ये क्या है 3h, साइन ऑफ 3h, नीचे क्या है h है। ये वाली लिमिट यहाँ पर रखते हो तो क्या बन रहा है, साइन 0 बट्टा 0। लेकिन साइन वाले सूत्र में मैंने आपको बताया था सेम बट्टा सेम होना चाहिए। यहाँ पर एंगल अगर 3h है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 3h। अगर यहाँ पर नीचे 3 से गुणा तो ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, 3 से गुणा कर सकते हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ समथिंग बट्टा समथिंग, उसका मान क्या होता है 1, लेकिन गुणा में क्या आ रहा है 3, तो इसका आंसर आएगा 3 गुणा 1 बराबर कितना आ गया 3। रीजन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बट्टा सेम x, तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, गुणा में 3, तो आंसर आ गया 3। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है m, फंक्शन का मान, तो m का मान आपका आ गया कितना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया कि एक फंक्शन f(x) x बराबर 0 पर सतत है, तब k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो, सेम क्वेश्चन है। क्या बोलोगे कि चूंकि f(x) x बराबर 0 पर सतत है, अगर सतत है तो क्या लिखोगे 0 पर मान 0 पर दाईं सीमा के बराबर होगा या बाईं सीमा, बात बराबर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर, या फिर क्या कर सकते हो राइट हैंड लिमिट के बराबर। तो क्या लिखोगे f(0) बराबर यहाँ पर सूत्र लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) प्लस h लिख सकते हो। 0 पर जो फंक्शन का मान है वो कितना है k है, तो यहाँ पर लिखोगे k बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0
0 प्लस एच 0 बराबर नहीं है ऊपर वाली परिभाषा, तो log ऑफ 1 प्लस m गुणा h, m गुणा h, फिर माइनस log ऑफ 1 माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस एन गुणा h, ठीक है। नीचे x लिखा है तो नीचे 0 प्लस h यानी कि h आएगा। इसको हल करना, लेफ्ट साइड में k लिखा है तो क्या करोगे, तो k बराबर लिमिट, अगर लिमिट का क्वेश्चन है तो सबसे पहले लिमिट रखकर चेक करते हो, लिमिट रखते हो h के स्थान पर 0, क्या बन रहा है log 1, log 1 का मान याद रखना है आपको, हमेशा क्या होता है 0 होता है, log ऑफ 1 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पर log 1 का मान क्या आएगा 0, h के स्थान पर 0, वापस log 1 भी क्या है 0, 0 माइनस 0 ऊपर 0 है, नीचे h के स्थान पर 0। तो अगर डायरेक्ट लिमिट रख रहे हो तो कौन सा रूप बन रहा है, 0/0 रूप बन रहा है, और 0/0 रूप है तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। अगर अनिर्धारीय रूप प्राप्त हो रहा है तो आप क्या करते हो, इसको थोड़ा सा हल करते हो। हल करने के लिए आप क्या करोगे, हल करने के लिए आप क्या करोगे, log का प्रसार कर सकते हो, log का प्रसार। और log का प्रसार क्या होता है, अगर कहीं पर लिखा है, अगर कहीं पर लिखा है कि log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो इसका प्रसार होता है x माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, और log ऑफ 1 माइनस एक्स का प्रसार होता है माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2 माइनस एक्स क्यूब बटा 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, सभी चिन्ह किसके होंगे, माइनस के। ये क्या होता है log का प्रसार। तो अपन प्रसार देख रहे हैं, ये क्या है log 1 प्लस एक्स टाइप है, बार क्या लिखा है h लिखा है, तो बार h लिख दिया नीचे, ठीक है, नीचे वाला h लिख दिया। ये क्या है log 1 प्लस एक्स, इसका प्रसार क्या होता है x, तो यहाँ पर लिखोगे mh, x माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2, तो m स्क्वेयर h स्क्वेयर बटा 2, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से छोड़ दिया। फिर क्या लिखा है, फिर क्या दिया है आपको, फिर दिया है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह क्या है log 1 माइनस एक्स टाइप, और 1 माइनस एक्स टाइप है उस केस में प्रसार होता है x, तो x क्या है NH, फिर 1 माइनस एक्स है, प्रसार होता है माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2, तो माइनस एक्स फिर माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2, तो n स्क्वेयर h स्क्वेयर बटा 2, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से प्रसार कर सकते हैं। ये क्या है log का प्रसार, ये प्रसार आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, k बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1/h लिखा है, ठीक है। अब देखो अब अपन क्या करते हैं, ये जो h लिखा है इस h को अंदर लेकर चलते हैं। अगर इस h को अंदर लेकर चलते हैं तो क्या बोलोगे आप, h से h कैंसिल होगा, h से h कैंसिल होगा तो क्या आएगा m आएगा, क्या आएगा m आएगा, फिर माइनस m स्क्वेयर गुणा h बटा 2, यहाँ पर h स्क्वेयर तो एक h कैंसिल होगा, आगे वाले में h क्यूब है तो एक h कैंसिल, तो ऊपर h स्क्वेयर फिर h क्यूब, यानी कि आगे वाले जितने भी पद है उनमें h के पद आएंगे। फिर क्या लिखा है माइनस लिखा है, फिर अगर h का आप भाग दे रहे हो तो h से h कैंसिल, क्या आएगा माइनस का n, फिर माइनस एक h कैंसिल तो क्या आएगा n स्क्वेयर h बटा 2, फिर आगे वाले में h क्यूब है, एक h कैंसिल तो h स्क्वेयर आएगा, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाते हैं तो k का मान क्या आएगा, इसमें h है, आगे वाले में h है, आगे वाले प्रत्येक पद में h है, इसमें h है, आगे वाले में h है, प्रत्येक पद में क्या है h है, केवल 2 पद बचते हैं, यहाँ से तो m और यहाँ से माइनस माइनस यानी कि प्लस n, तो वैल्यू आएगी आपकी कितने m प्लस n, तो k का मान आ गया m प्लस n। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, फंक्शन की वैल्यू या फिर k का मान कितना आएगा m प्लस n आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि एक फंक्शन f(x) बिंदु x बराबर 3 पर सतत है, बिंदु x बराबर 3 पर क्या दिया है सतत है, तब आपको क्या करना है,
लेमडा का मान ज्ञात करना। तो लेमडा का मान कैसे ज्ञात करोगे? सतत है तो बोलो ये बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान क्या होगा? सेम होगा। क्या लिखोगे? चूंकि एफ एक्स कहाँ पर है? x बराबर 3 पर सतत है। 3 पर क्या है? सतत। अगर आपको लेमडा चाहिए तो लेमडा किस में? ऊपर वाले भाग में। ऊपर वाला भाग कब आएगा? जब आप बाईं सीमा ज्ञात करोगे। 3 पर अगर बाईं सीमा ज्ञात करोगे तो ऊपर वाली परिभाषा, और 3 पर फलन का मान ज्ञात करोगे तो कौन सी परिभाषा? ये वाली परिभाषा। तो आप क्या करोगे? लेमडा का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो इन दोनों को बराबर करना होगा, यानी कि बाईं सीमा को फलन के मान के बराबर करना। अगर सतत है तो आप लिखोगे तो सेम यही कि लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट के बराबर है, और राइट जो है वो किसके बराबर? 3 पर फलन के मान के बराबर है। मैं क्या कर रहा हूँ? बाईं सीमा को इसके बराबर कर रहा हूँ। बाईं सीमा को क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बाईं सीमा में ही क्या आएगा? केवल लेमडा आएगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि f ऑफ 3 जो है वो बाईं सीमा के बराबर है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 पर, तो 3 माइनस h। f3 का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ पर लिख दिया 4 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 बाईं सीमा, तो 3 माइनस h पर मान कितना है? 3 माइनस h प्लस लेमडा। लिमिट रख रहे हो तो h के स्थान पर क्या आएगा? 0। अगर h के स्थान पर 0 आ रहा है तो लेफ्ट साइड में कितना है? 4, तो बन रहा है आपका 4 बराबर 3 प्लस लेमडा। तो लेमडा बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेमडा बराबर कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है कि एफ एक्स बराबर कोट एक्स, एफ एक्स बराबर कोट एक्स और कुछ बिंदु दिए हैं। x बराबर n π/2 पर असतत है। तब n के बारे में बताओ कि n पूर्णांक, n नेचुरल नंबर, n/2 पूर्णांक है या फिर केवल n का मान क्या है? 0। दिया क्या है कि जो फंक्शन एफ एक्स बराबर कोट एक्स है ये x बराबर n π/2 पर असतत है, तब इस n के बारे में आपको बताना है। x बराबर n π/2 पर असतत है। असतत कब होता है? देसी में अपन देखते हैं। अगर किसी फलन का ग्राफ जैसे इस प्रकार से है, जैसे कोई एक बिंदु है, जैसे 10 का मान रहा हूँ मैं ग्राफ है, ये 10 का ग्राफ है। ये क्या है? कौन सा बिंदु है? जैसे x बराबर π/2 है। आगे ग्राफ किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। π/2 पर फंक्शन का मान कितना हो रहा है? अनंत हो रहा है। π/2 पर फंक्शन का मान कितना है? जैसे अनंत है, यानी कि π/2 पर ग्राफ टूटा है। π/2 पर ग्राफ टूटा है, और जहाँ पर ग्राफ टूटता है वहाँ पर फलन क्या होता है? असतत होता है। इस कोट में आपको दिया है कि कोट एक्स कहाँ पर असतत है? n π/2 पर। यानी कि आप निश्चित रूप से बोलोगे कि अगर कोटेक्स n π/2 पर असतत है तो वहाँ पर ग्राफ निश्चित रूप से टूटेगा। ग्राफ निश्चित रूप से टूटेगा। अगर किसी फलन में किसी बिंदु पर फंक्शन का मान अनंत होता है, अगर किसी बिंदु पर फंक्शन का मान क्या होता है? अनंत होता है, तो उस केस में भी आप बोल सकते हो कि फंक्शन उस बिंदु पर क्या है? असतत। अगर किसी बिंदु पर फलन का मान क्या हो रहा है? अनंत हो रहा है। अगर अनंत हो रहा है तो उस केस में आप बोलोगे उस बिंदु पर फलन का ग्राफ टूटा है, और ग्राफ टूटता है तो उस बिंदु पर क्या होता है? असतत। मैंने आपको बोला था कि अगर बाईं सीमा आप याद करते हो, दाईं सीमा आप याद करते हो किसी बिंदु के लिए, अगर बाईं या दाईं सीमा का मान अनंत अपरिमित होता है तो उस बिंदु पर क्या होता है? असतत। तो आपका ये केस बनता है यहाँ पर कि अगर n π/2 पर असतत है तो आपका केस ये बनता है कि n π/2 पर फलन का मान या फिर बाईं सीमा या फिर दाईं सीमा का मान क्या हुआ होगा? अनंत हुआ होगा। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले कि चूंकि एफ एक्स x बराबर n π/2 पर क्या है? असतत है। फलन क्या है? n π/2 पर असतत है। अगर आपकी बाईं सीमा किसी बिंदु पर अनंत आए तो भी असतत, दाईं सीमा बिंदु पर
अनंत आए तो भी असतत, या फिर किसी बिंदु पर लिमिट बाईं हो चाहे दाईं सीमा हो, लिमिट का मान अनंत आता है तो आप क्या बोलते हो, असतत। यहाँ पर आपने पहले ही क्या बोल दिया कि असतत है, तो आप बोल सकते हो कि अतः इस बिंदु पर फलन का मान क्या हुआ होगा, अनंत हुआ होगा, तभी आपने बोला होगा कि फलन इस बिंदु पर क्या है, असतत है। तो लिख सकते हो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ दाईं सीमा लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, बाईं सीमा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दाईं सीमा लिख रहा हूँ, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 और कौन से बिंदु पर, कौन से बिंदु की आप बात कर रहे हो, बात कर रहा हूँ मैं कौन से बिंदु की, n π/2 की, इस पर दाईं सीमा तो प्लस h बराबर कितने अनंत। अगर आप बाईं सीमा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, n π/2 माइनस h बराबर कितने अनंत। अगर असतत है तो आप सोच रहे हो कि सीमा का मान क्या हुआ होगा, अनंत हुआ होगा। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है, कोट x, तो क्या लिख सकते हो, कोट ऑफ x के स्थान पर क्या है, n π/2 प्लस h बराबर में क्या लिखा है मैंने एक बार, अनंत लिखा है। ठीक है, ये लिमिट है, लिमिट को अंदर रख रहा हूँ, h के स्थान पर क्या रख दिया आपने, लिमिट रखने का अर्थ है h के स्थान पर आपने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो 0 किया तो यहाँ पर क्या आएगा, कोट ऑफ, यहाँ पर लिख दिया n π/2 बराबर अनंत। ठीक है, अनंत को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अनंत को आप लिख सकते हो कोट ऑफ tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, tan 0 की वैल्यू 0, तो कोट 0 की वैल्यू भी क्या हो सकती है, tan 0 की 0, तो कोट 0 की वैल्यू क्या होगी, अनंत। इस अनंत के स्थान पर आप लिख सकते हो क्या, कोट ऑफ 0, या फिर आप लिख सकते हो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, कोट ऑफ कोट 0, या फिर लिख सकते हो कोट ऑफ n π, कोट ऑफ n π, कोट 0 का मान भी अनंत, कोट 1π का मान भी अनंत, कोट 2π का मान भी अनंत, कोट 3π का मान भी अनंत, 4π का मान भी अनंत, यानी कि आप लिख सकते हो कोट ऑफ n π। तो यहाँ पर लिख सकते हो कोट ऑफ n π, किसके स्थान पर, अनंत के स्थान पर, यानी कि कितने केस लिख सकते हो आप, 2 केस। ये आपने जो अनंत ये जो आपने n लिखा है इसके स्थान पर मैं लिख रहा हूँ एक बार क्या, n1 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, n1, और n1 को बता रहा हूँ कि n1 क्या है, बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू z, n का मान z पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि 0 लिख सकते हैं, 0 यानी कि कोट ऑफ 0 हो गया, 1 2 3 4, तो कोट 1π भी अनंत, कोट 2π, कोट 3π, 4π, 5π, इन सब का मान क्या होता है, अनंत। कोट -π भी क्या होता है, अनंत, -2π, -3π, सब का मान क्या होता है, अनंत। तो n1 क्या है, एक पूर्णांक है, z है। तो इसको अगर आप हल कर रहे हो तो लिख सकते हो कोट ऑफ n π/2 बराबर, या तो बराबर करोगे कोट ऑफ 0 के, या फिर बराबर करोगे कोट ऑफ n π/2 बराबर करोगे किसके, कोट ऑफ n1 π के, कोट ऑफ n1 π के बराबर करोगे। तो इसका अगर अपन सॉल्यूशन देखें तो तुलना करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कोट से कोट गायब कर दिया या फिर कोट इनवर्स से ऑपरेट करवाया, तो क्या आएगा यहाँ पर, n π/2 बराबर 0, n π/2 बराबर 0। अगर अपन तुलना करें तो ऐसा लिख सकते हैं n π/2 बराबर क्या आएगा, 0, या फिर यहाँ से सॉल्यूशन आ रहा है क्या कि n π/2 बराबर n1 π, जहाँ पर n1 बिलोंग्स टू क्या है, z, n1 बिलोंग्स टू क्या है, z। अब देखो यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या कि n π/2 बराबर, इस 0 को लिख सकते हैं अपन क्या कि 0 गुणा पाई, इस 0 को लिख सकते हैं 0 गुणा पाई, और ये वाला जो सॉल्यूशन है यहाँ पर लिखा है n π/2 बराबर n1 π, जहाँ पर n1 क्या है, z। ठीक है, अब देखो इस पाई से मैंने पाई काट दिया, नॉन जीरो राशि को दोनों साइड से, और फिक्स कांस्टेंट है तो काट सकते हैं।
पाई से पाई को काट दिया, तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आएगा n/2 बराबर 0, या फिर सॉल्यूशन आ रहा है n/2 बराबर n1, और n1 क्या है, n1 बिलोंग्स टू z। ये बोल रहा है कि n/2 का मान क्या है, 0, n/2 का मान कितना है, 0, या फिर n/2 का मान कितना है, n1 क्या है, z यानी कि पूर्णांक, तो आप लिख सकते हो 0 भी क्या है एक पूर्णांक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि n/2 का मान n1 है, n1 क्या है, एक पूर्णांक है, तो n1 या फिर n1 के स्थान पर अपन डायरेक्ट अगर लिखे तो क्या लिख सकते हो, बिलोंग्स टू कैपिटल Z, जो n/2 का मान क्या है, n1 है, और n1 क्या है, पूर्णांक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि n/2 बिलोंग्स टू Z। ये कंडीशन कब आई, जब आपने असतत माना था, और असतत माना था तो लिमिट का मान आप मानकर चल रहे हो कितना है, अनंत। हल करते हो तो n/2 का मान कितना आ गया, बिलोंग्स टू Z, यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आज अपन ने जो अपनी विविध एक्सरसाइज है, लास्ट की जो एक्सरसाइज है, उसके शुरू के अच्छे से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुरुआत के 5 क्वेश्चन है, वो अपन ने हल किए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।